किसान भाइयों, कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि इस सप्ताह आपको कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं। जिस तरह से अभी गेहूं, सरसों, जौ, चना, सरीकी फसलें खेतों में खड़ी हुई है, आज कार्यक्रम में इसी पर बात करने वाले हैं कि इन फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं और इन रोगों के क्या लक्षण होते हैं और कैसे इन फसलों में लगने वाले इन रोगों का उपचार किया जा सकता है, कैसे रोकथाम इनकी की जा सकती है। और साथ ही साथ बात करेंगे आज इनमें सही मात्रा में सही समय पर उर्वरकों का प्रबंधन कैसे किया जाए। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है रारी दुर्गापुरा के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुबोध कुमार बिश्नोई। किसान भाइयों, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका हमारे किसान साथियों की तरफ से और कृषि दर्शन की तरफ से आज डीडी राजस्थान के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किसान साथियों, आमतौर पर हम देखते हैं कि गेहूं, सरसों, जौ, चना, सरीकी सब्जियों में कई प्रकार के रोग लगते हैं और इनका उचित तरीके से प्रबंधन किया जाए तो हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करें कि गेहूं में लगने वाले रोगों की, जिस तरह से पर्ण झुलसा रोग है, हल्दिया रोग है, कई प्रकार के रोग गेहूं में लगते हैं, तो किस तरह से इनकी रोकथाम की जा सकती है, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या कहेंगे, क्या जानकारी देंगे हमारे किसान साथियों को? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे कहते हैं ना कि रोग होने के बाद इलाज करने के बजाय ये अच्छा है कि आप पहले ही उपचार कर लें। अभी कुछ जो मुख्य बीमारियां हैं गेहूं के अंदर लगने वाली हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले आपने पूछा हल्दिया रोग जो होता है, वो हल्दिया रोग एक्चुअली क्या था कि ये पहले पहाड़ों में हुआ करता था, बहुत साल पहले, अराउंड 10-15 ईयर्स बैक। ये हिमाचल में वहाँ उधर रिपोर्ट हुआ था, फिर धीरे धीरे ये पंजाब में आया, हरियाणा में रिपोर्ट हुआ, अब गंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में भी काफ़ी एरिया में इसकी प्रॉब्लम आती है। इसके पहचानने का लक्षण यदि किसान भाई को खेत में दिखाई देना तो बिल्कुल आसान सा तरीका है। पत्तियों के ऊपर आप जैसे पत्तियों एक लाइन में नीले हल्के वो पीले रंग के कुछ डॉटेड दिखाई देंगे, हाथ से घुमा उसके ऊपर यूँ चलाएंगे तो आपको खुरदरे हुए वो एक लाइन वाले धब्बे दिखाई देंगे। वो अर्ली स्टेज है, प्रारंभिक अवस्था है। आप प्रारंभिक अवस्था के ऊपर ही उसके ऊपर यदि छिड़काव कर दे तो आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं। जब आपको पत्तियों के ऊपर हल्दी दिखाई देने लग जाती है वो बहुत लेट हो चुके होते हैं किसान भाई। जब भी ये आपको लक्षण दिखाई दे, आपको इसमें प्रोपेकानोजोल या टेबुकोनाजोल 25 EC का 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको छिड़काव करना चाहिए। यदि फिर भी आपको लगे कि अभी पूर्ण तरह कंट्रोल नहीं हुआ है तो आप 15 दिन के बाद आप इसको दोबारा किसान भाई रिपीट भी कर सकता है। ऐसे ही कुछ और बीमारियां हैं जिनके बारे में जैसे अभी आप कह रहे थे गेहूं में हम उसकी भी बात कर लेते हैं। अभी जैसे ये एक तो ये बीमारी थी हल्दिया रोग की, ऐसे ही दीमक इस टाइम लगभग जो कि सर्दी जाग चुकी होती है तो वो थोड़ा वापस ऊपर आ जाती है। और ये किसान भाई इसको पहचानने का तरीका बहुत आसान सा है। जैसे आपको कहीं झुंड में लगे कि पौधा कोई मर रहा है तो किसान भाई एक आध पौधे को उखाड़ के देखेगा तो नीचे दीमक की वो लक्षण दिखाई देते हैं, जड़गली उसके अंदर छेद हुए होंगे, दीमक पहचान लेते हैं किसान भाई। तो इसके लिए क्लोरोपाइरिफॉस है 4 लीटर प्रति हेक्टेयर या 1 लीटर पर बीघे के हिसाब से। और एक आजकल इमिडाक्लोरपिड है, वो बहुत इफेक्टिव है इसके मामले में, वो 125 ml प्रति बीघा के नाम से, जिससे लगभग आधा लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से इसको छिड़काव करना चाहिए। ये तो हुआ इन दीमक के उपचार के लिए। अभी थोड़े टाइम के बाद आप एक और देखेंगे कि जैसे चेपा बीमारी चेपा के काफ़ी दिखाई देती है बालियों में लगे हुए, और सरसों के साथ साथ चेपे इस पर भी इफेक्ट डालता है। तो चेपे के लिए मिथाइल डेमेटोन लगभग 250 ml प्रति लीटर के हिसाब से, प्रति बीघा के हिसाब से आपको मिथाइल डेमेटोन या थायामिथैक्साम 50 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से इसका छिड़काव करना चाहिए। एक और बीमारी जो आपको कुछ किसानों को आजकल दिखने लगती है, जिसके अंदर क्या होता है कि बाली फंगस के कारण उसमें काली हो जाती है, काला, जिसे कागिया रोग भी बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये बहुत कम मतलब एक आध पौधे पे, एक क्यारी के अंदर 1 या 2 पौधों पे दिखाई देगी। तो अर्ली स्टेज पे या जो प्रारंभिक अवस्था पे किसान भाई को क्या करना चाहिए, इसको उखाड़ के और जूट वगैरह के बैग में या भर के और खेत से दूर ले जाके सुनसान जगह इसको जला देना चाहिए ताकि वो फंगस है वो कंट्रोल हो जाए। तो ये 2-3 मुख्य बीमारियां थी जो अपने को गेहूं में इस टाइम होने वाली है, जिनके हमें आसार होते हैं। जी किसान भाइयों, ये फोन इन कार्यक्रम है, आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से अपनी समस्याओं का निदान जान सकते हैं। तो फटाफट नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 27040998। हमारा दूसरा नंबर है 27049999।
आप फ़ोन करने से पहले हमारा STD कोड लगाना नहीं भूलें। हमारा STD कोड है 0141। आप फटाफट उठाइए फ़ोन और सीधे हमारे विशेषज्ञ से आपकी समस्या का समाधान जानिए। अभी हम बात कर रहे थे गेहूं में होने वाले रोगों की। हम बात करें एक रतुआ रोग जो होता है, इसमें जैसे पीला रतुआ भी कहा जाता है, भूरा रतुआ भी ये होता है और काला रतुआ भी होता है। ये दरअसल कम तापमान के कारण ये रोग होता है। अभी जनवरी का समय चल रहा है, तो इस रोग से बचाव के लिए हमारे किसान भाई क्या करें? इससे दरअसल 37% तक पैदावार में कमी देखी जाती है, ऐसा कहा जाता है, विशेषज्ञों का मानना है। बिल्कुल, मैंने आपको जैसे बताया ना, इस पे टिल्ट जो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करें तो हम काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो टिल्ट है टेबुकोनाजोल जिसके नाम से, या प्रोपेकानोजोल जिसके नाम से हम इस पर स्प्रे कर सकते हैं। और यदि 5-7 दिन के बाद भी यदि किसान को अभी लगे कि उस पर कंट्रोल नहीं है, तो आप 15 दिन के या 10 दिन के बाद आप इसको दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। जी किसान साथियों, जिस तरह से डॉक्टर सुबोध कुमार जी आपको बता रहे हैं कि इन दवाइयों का प्रयोग करते हुए आप गेहूं में लगने वाले रोगों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। हम बात करें सही समय पर उर्वरकों के उपयोग की, उर्वरकों के प्रबंधन की, तो गेहूं की फसल के लिए हमारे किसान साथी उर्वरकों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? जिस तरह से आमतौर पर कहा भी जाता है कि सही समय और सही मात्रा में फसल को यदि उर्वरक प्रदान किए जाए तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, अच्छी पैदावार हमारे किसान साथियों को मिल सकती है और कहीं ना कहीं हमारे किसान साथी आर्थिक रूप से सुदृढ़ बन सकते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, ज़्यादातर तो मैं अभी खाद के मामले में तो ये कहूँगा कि कोई फसल की स्टेज अब तक निकल चुकी होगी, जिन्होंने देर से बिजाई की है गेहूं की, वो अभी 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से यूरिया डाल सकता है। क्योंकि देखिए किसान भाइयों, हम और जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो आपको बार बार ये कहते हैं कि नाइट्रोजन को आप जितने टुकड़ों में देंगे उतना ही अच्छा बेनिफिट होता है। क्योंकि नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि आइदर तो ये उड़ जाती है हवा में और या फिर लीच आउट हो जाती है, नीचे की तरफ पानी में चली जाती है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए जितनी भी नाइट्रोजन की मात्रा होती है हम उसकी आधी पहले देते हैं, फिर टुकड़ों में देते हैं। सो जो टाइम से बुआई है की हुई है उसमें तो लगभग दे चुके होंगे, नींद दी है तो अभी जो लेट से हैं उनके लिए मैंने बताया आपको 10 किलो यूरिया के हिसाब से अब डाल देनी चाहिए। जिंक सल्फेट भी किसान भाई बुआई के समय डाल चुके होंगे। यदि नहीं डाली है तो अभी जिंक सल्फेट 1.5 kg, उसके देखिए एक इसका मैं तरीका और बता देता हूँ। 1.5 kg जिंक सल्फेट को आधा, जितनी भी जिंक सल्फेट होती है उसकी आधी मात्रा यानी 750 ग्राम भुजा हुआ चूना लेके पहले इनको बाल्टी में मिला देना है। और जब ये बैठ जाए नीचे तो ऊपर का पानी लेके आपको छिड़काव करना है। क्योंकि जिंक सल्फेट थोड़ा सा एसिडिक अम्लीय होता है, इससे पत्तों पे जलने के से लक्षण दिख सकते हैं। इसलिए क्योंकि हमारी ज़मीन में मृदा में अभी हमने टेस्ट, जैसे अभी आपके विज्ञापनों में भी दिखाया जाता है कि किसान भाइयों को अपने भूमि परीक्षण करवाना चाहिए। हमारे लगभग जिंक और सल्फेट वगैरह इन जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके काफ़ी कमी है। तो इनके छिड़काव से पहले जैसे जिंक सल्फेट का आधा भुजा हुआ चूना जरूर मिलाए, रात को मिला के रख दे और सुबह जो पानी निथार के ऊपर वाले पानी की स्प्रे करनी चाहिए प्रति बीघा के हिसाब से। हमारे एक किसान साथी हमसे लाइव जुड़ चुके हैं फोन कॉल पर। हेलो जी किसान साथी नमस्कार, राम राम, क्या जानना चाहते हैं? राम राम जी, राम राम। बागड़ी बोले जी? जी अरे मैं जी बाग लगा रखे जी 5 बीघा 1 एकड़ में जी बताइए। हाँ, तो उसमें कुछ पौधों के कैंकर रोग आ जाता है बरसात के साथ में। बरसात के कारण जो गेहूं में रोग होता है उसकी बात हमारे गेहूं नहीं, बाग में किन्नू का बाग है। अच्छा बाग। जी जी अपना नाम बताएंगे आप? हाँ जी, गिरधारी लाल बुडानी आ गया जी। कठम बोल रहे हो भाई? सादुल से जिला श्री गंगानगर। अच्छा, गंगानगर, ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी। मैं एक्चुअली आप कभी हमारे कृषि अनुसंधान संस्थान है, आपने देखा होगा गंगानगर में ही, कभी पधारो आप वहाँ। कैंकर रोग के लिए सबसे आसान देखिए इसमें ये आप जैसे देखेंगे, एक तो सबसे बड़ा अच्छा इसमें आप मैं बचाव के लिए तो ये मैं बता दूं कि कैंकर यदि आ रहा हो तो आप जनरली जिस नर्सरी से लेते हैं ना उसके साथ ही ये वायरस के द्वारा आ जाता है। सबसे अच्छा ध्यान रखने का ये है कि एक तो आपने शायद आपको ध्यान भी होगा कि कुछ नर्सरीज है जिनको अपने विभाग ने ब्लैक लिस्टेड कर रखा है, आप स्वस्थ पौधे लीजिए तो सबसे आसान तरीका। और दूसरा एक और मैं बता दूं, अभी आप कटाई करने वाले होंगे, उसमें कटिंग करते हैं क्योंकि आपकी शायद फल तुड़ाई कर ली होगी या अभी होने वाली है। कटवाई करवा दी, अभी 3 दिन हो जाए। हाँ, तो कटाई करते हुए जिस पौधे में संक्रमण है ना उससे वो कैंची जब आगे वाले में दूसरे में लेके जाए ना
तो आप इसके डी इन्फेक्शंस करने के लिए उसके घोल के अंदर आप मिला के आगे करें, अदरवाइज क्या होगा कि आगे से आगे ये फैलता रहेगा। इसकी जनरली क्या होता है कि एक आप देखते हो पत्तियों के ऊपर भी इसके धब्बे हो जाते हैं और वो फल पे भी आ जाते हैं, जैसे हमें अच्छा रेट नहीं मिलता है। हाँ जी यही प्रॉब्लम है। जी तो आप ध्यान रखिए, अच्छी नर्सरी से पौधे लीजिए, सबसे बचाव सबसे आसान तरीका तो यही है। बाकी आप कभी हम कृषि अनुसंधान केंद्र गंगानगर पे आइए, आप वहाँ से आपको सारी जानकारी इसके बारे में दे दी जाएगी। किसान साथियों, जिस तरह से अभी चने की फसल भी हमारे खेतों में लगी हुई है, चने की फसल में मुख्यतः उकटा रोग हमें देखने को मिलता है, स्तंभ गलन रोग हमें देखने को मिलता है और एक फली छेदक कीट है जो चने की फसल को खासा नुकसान पहुंचाता है। इससे पैदावार में कमी आती है और आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, हम बात करें कि चने की फसल में लगने वाले रोगों की। चने की फसल में जिस तरह से काफ़ी तरह के रोग लगते हैं और हमारे किसान साथियों को समस्या उठानी पड़ती है, तो किसान साथियों को अच्छी पैदावार मिले, कैसे और क्या रोकथाम के उपाय अपनाए जाए, क्या किया जाए और कौन से रोग इसमें लगते हैं और क्या इसके लक्षण होते हैं? जी देखिए, 2-3 चने में मुख्य लक्षण बीमारियां हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। एक तो जिससे आपने बात की कि फली छेदक या जो है उसके लिए एंडोक्साकार्ब 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस पर स्प्रे करनी चाहिए। क्यूनॉल फोर्स है वो 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं, या अवांट 8 ml प्रति 20 लीटर पानी के हिसाब से भी आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं, तो आप इससे कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, एक चने के अंदर जैसे मैंने बताया दीमक तो कंट्रोल का भी हमने बात कर ही ली, इसके अलावा जड़ गलन होता है नीचे से, क्योंकि फंगस की प्रॉब्लम्स आती है जो इससे पहले बिजाई के आप जैसे किसान भाई बात करेंगे तो बिजाई से पहले आप डिफरेंट टाइप के जैसे ट्राइकोडर्मा वगैरह हम बहुत कॉमनली रिकमेंड करते हैं यदि आपको खेत में उसका प्रयोग करना चाहिए। पर अभी तो खड़ी फसल है, इसके अंदर बचाव के लिए कार्बेक्सिन्स प्लस थायरम इसका 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से हम जब बीज उपचार करते हैं तो उससे भी काफ़ी कुछ कंट्रोल। पर अभी खड़ी फसल में यदि हमें करना है तो रेडोमिल गोल्ड है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसकी छिड़काव कर सकते हैं। और इसमें ध्यान ये रखना है किसान भाइयों को कि फुआर मोटी करके जो डोलकी जिसे आप स्प्रे कर रहे हैं तो जड़ों के अंदर करना है, क्योंकि आपको फंगस की प्रॉब्लम्स जड़ों के अंदर है, आपको उसे कंट्रोल करना है। तो आप जड़ों की तरफ जाते हुए उसकी मोटी फुहार से अच्छी तरह से, और पर्टिकुलरली जिस एरिया में हो, न केवल सिर्फ उन्हीं पौधों का जिनमें लक्षण दिख रहे हैं उसके आसपास के एरिया में भी आपको थोड़ा स्प्रे डालनी चाहिए, क्योंकि वो फंगस अभी फैल रही है। और ये तो हुआ है अभी खड़ी में, बाकी मैंने बताया कि ट्राइकोडर्मा का हमें इलाज उपचार करना ही चाहिए। और दूसरा, एक किसान भाइयों को मैं और विनती करता हूँ, जिस खेत के अंदर यदि जड़ गलन रोग आ रहा है तो 1 आध साल के लिए आप 1 या 2 सालों के लिए उस खेत के अंदर आपको नहीं उगाना चाहिए फसल, क्योंकि वो फंगस है वो जल्दी से कंट्रोल नहीं होती है। ट्राइकोडर्मा भी आप यूज़ करेंगे तो इसको कंट्रोल करने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो आपको फसल चक्कर अपनाना चाहिए, फसल बदल के कहीं चने की खेती करनी चाहिए। ऐसे ही जैसे अभी आप हमें कुछ बात कर रहे थे, आप जैसे हुआ कि मौसम का भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है, आप अभी देख रहे हैं। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, हम हमारे किसान साथियों को इंतज़ार नहीं करवा सकते, हमारे एक और किसान साथी हमसे फ़ोन पर लाइव जुड़ गए हैं। जी किसान भाई, राम राम, नमस्कार। क्या जानना चाहते हैं, क्या नाम है? जानना चाहते हैं कि जो हम सरसों की फसल बोते हैं ना, सरसों जी, तो उसके अंदर है ये जो मतलब जड़ों के अंदर मरगोजा रोग, मरगोजा जो पैरासाइट घास उगता है ना वो उग जाता है, तो उससे मतलब फसल सूखने लग जाती है, फसल भी पैदावार भी बहुत कम हो जाती है उसकी। जी किसान साथी एक बार वापस से अपने सवाल को दोहराएं, कुछ न कुछ टेक्निकल समस्या के कारण आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है साफ तौर से। हाँ चलो, हाँ सर ये बात ये है कि जो हम सरसों बोलते हैं, सरसों की खेती कर रखी है मैंने 40 बीघा जी, तो उसके अंदर मरगोजा है तो नहीं, जो मतलब जड़ों में उगता है इस टाइम जो जंगली, पहले तो उसको जंगली मरगोजा बोलते थे हमारे भाषा में, तो उसको मरगोजे बोलते हैं जी। और उससे क्या होता है कि फसल के अंदर वो जड़ों से निकलता है, जड़ों की खुराक ले लेता है, जिससे फसल कमजोर हो जाती है, पैदावार में भारी गिरावट। डॉक्टर साहब क्या राय देंगे हमारे किसान साथी को, जिस तरह से वो बता रहे हैं सरसों की उनकी यहाँ फसल है और ये मुझे थोड़ा सा आवाज़ वही आप जैसे कह रहे हैं टेक्निकल इशू था, मेरे ख्याल में जिसको हम देसी भाषा में गोडा तोड़ बोलते हैं, जड़ टाइप रोग की बात कर रहे हैं। तो यदि तना गलन है इसके लिए कार्बेंडाजेम और मैनकोजेब्स का स्प्रे है, इसमें 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से
50 से 60 दिन की फसल के बाद ये आता है। जी। और प्रोपेकानाजोल भी इसमें 0.5 ml प्रोपेकानाजोल, याद रखना इसमें 0.5 ml के हिसाब से इसकी भी हम स्प्रे कर सकते हैं। इसी में ही यदि एक और मैं सरसों के अंदर यदि बात चल रही है तो मैं बता दूं, जो बड़ी कॉमन सी जो प्रॉब्लम है सफ़ेद रोली जो या सफ़ेद पंजिया रोग इसको हम बोलते हैं, जिसमें तो इसके लिए एक तो सबसे अच्छी रिकमेंडेशन तो वो है कि 20 अक्टूबर से पहले बिजाई करने का है, पर अभी तो बिजाई तो हो गई है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। यदि अभी भी इसमें प्रॉब्लम्स है तो इसमें मेटलेक्सल 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसके अंदर स्प्रे करनी चाहिए। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम्स अभी भी दिख रही हो, आपको लग रहा हो कि अभी कंट्रोल नहीं हुई हो, तो 15 दिन के बाद इस पे स्प्रे करें। और एक मैं छोटा सा और सुझाव दूंगा किसान भाइयों को कि सफ़ेद रोली में ये माना जाता है कि थोड़ा सा प्लांट से प्लांट, पौधे से पौधे की दूरी यदि आप बढ़ा दें तो पैदावार पे उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जबकि इस बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत सहायक होता है। तो इस पे भी किसान भाइयों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जी। किसान साथियों, जिस तरह से डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं कि पौधे से पौधे की बीच की दूरी आप थोड़ा सा बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं इस रोग से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। और हम बात करें डॉक्टर साहब चने की फसल में उर्वरकों के प्रबंधन की, तो जिस तरह से हमारे कुछ किसान साथियों को जानकारी नहीं होती है वो किस समय पर कितनी मात्रा में उर्वरकों का उपयोग चने में करें, तो क्या कहेंगे, कैसे उर्वरकों का उचित प्रबंधन हमारे किसान साथी करें अपनी फसल के लिए? जी, देखिए ऐसा है, अभी तो वही बात है जैसे मैं कह रहा था, गेहूं में जैसे उर्वरक लगभग दे दिया होगा, अभी नाइट्रोजन ही बाकी है। देखिए किसान भाइयों, मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण जो छोटी सी जानकारी आपको देना चाह रहा हूं वो ये है कि जब भी किसी भी फसल में, जैसे गेहूं में बाली आ जाए, चने में फली लगना शुरू हो जाए, सरसों में फली लग जाए, उसके बाद नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना है हमें। उससे क्या होता है कि पौधा वृद्धि की तरफ चला जाता है, जबकि हमें अभी विकास हो रहा है पौधे में, हमें विकास चाहिए। विकास मतलब हमें उसमें दाने चाहिए, पैदावार चाहिए, हमें ज़्यादा हाइट या लंबाई नहीं चाहिए। तो जब भी फूल आने की बाद की अवस्था हो, उसके बाद किसान भाई कृपया करके उसके अंदर नाइट्रोजन युक्त जैसे यूरिया वगैरह ये फर्टिलाइज़र उर्वरकों का प्रयोग ना करें। तो अभी जैसे आप बात कर रहे हैं तो मैं एक छोटा सा और मैं किसान भाइयों को एक बहुत अच्छा उपचार है वो, जिसपे जैसे गेहूं के अंदर अभी बालियां आई हुई है या सरसों के अंदर या चने में फलियां लगी हुई है, तो इसके अंदर एक छोटा सा प्रयोग वो करके देखे, 13-0-45 जिसको देसी भाषा में पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। इसका 1 किलो प्रति 100 लीटर पानी के अंदर मिला के छिड़काव करने से पैदावार बहुत अच्छी मिलेगी। और ये जैसे आकस्मिक ताप वृद्धि हो जाती है गेहूं के अंदर, आपने देखा होगा कि बहुत बार जब बालियों में दूधी अवस्था के बाद जब विकास के मैच्योरिटी की तरफ जा रहा होता है, तो यदि तापमान एकदम बढ़ जाता है तो दाना सिकुड़ा हुआ रह जाता है, अच्छा हेल्दी दाना नहीं मिलता, जिससे पैदावार तो कम होती है, किसान को रेट भी अच्छा नहीं मिलता। तो इसके लिए पोटेशियम नाइट्रेट की स्प्रे बहुत कारगर सिद्ध होती है। तो किसान भाई पोटेशियम नाइट्रेट की स्प्रे करें। और आजकल आप फिर देख रहे हैं, जैसे जनवरी का महीना चल रहा है, अभी भी टेम्परेचर एकदम बूस्टअप हो गया है, तो इसके लिए किसान भाई अपने खेतों में एक बार पोटेशियम नाइट्रेट, याद रखिए सिर्फ 1 किलो 100 लीटर पानी में इसका छिड़काव कर ले। एक और मैं आपको बीच किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। सुबोध जी, आज आप कृषि दर्शन के मंच पर पधारे, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान साथियों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।